गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुभुजों के पश्चात आज हम लोग शुरू करेंगे व्रत। तो व्रताकार आकृतियां आपने देखी होंगी। मम्मी जो आपकी चूड़ियां पहनती हैं वो व्रत है, और भी बहुत सारे आपकी प्लेट वो व्रत है। तो बच्चों गणित में व्रत क्या है और फिर उसकी जो टर्मिनोलॉजी है क्लास 6 में कुछ टर्म्स जो आपको हम पढ़ाएंगे उनमें लिख दिए हैं कि केंद्र क्या होता है, त्रिज्या, जीवा, व्यास, परिधि, त्रिज्य खंड और व्रत खंड। तो व्रत बनाते कैसे हैं, प्रकार की सहायता से आपने कक्षा पंचम में भली भांति बनाना सीखा होगा। तो चलिए प्रयास करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले व्रत के लिए क्या चाहिए होता है, एक डॉट जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। एक निश्चित बिंदु ले लिया हमने। अब अपने इस कंपास में प्रकार में कोई निश्चित दूरी भर ली। कोई भी दूरी आप भर सकते हैं व्रत बनाने के लिए, या अगर आपसे कहा जाए कि इतने सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाइए तो आप वो बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम कोई भी दूरी भर ले रहे हैं और ये व्रत आपको खींच के दिखाते हैं। इस प्रकार से आप व्रत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए ये व्रत बन गया है और स्पष्ट रूप से शायद दिख रहा होगा आपको। अब इसके टर्म्स में आते हैं कि क्या क्या टर्म है इसके। तो सबसे पहला जो देखिए लिखा हुआ है व्रत का केंद्र। अगर आपसे कहें कि परिभाषा व्रत की क्या है तो इस प्रकार से दी जा सकती है बच्चों। देखिए एक निश्चित बिंदु है और एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसको हम व्रत कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए निश्चित बिंदु एक मान लीजिए पी ले लिया। आपसे कहा कि भाई पी के आसपास 2 सेंटीमीटर में हजारों बिंदु बना दीजिए। तो आपने स्केल से नाप के एक बिंदु 2 सेंटीमीटर ये बनाया, फिर ये बनाया, ऐसे असंख्य बिंदु बना दिए और इन बिंदुओं को मिला दिया तो ये व्रत बन जाएगा। तो परिभाषा आपके स्तर की आ सकती है ऐसे कि किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर जो वक्र बनता है, जो कर्व बनता है, उसको ही हम लोग व्रत कह सकते हैं। व्रत हो गया वो। अब जो निश्चित बिंदु है बच्चों उसको व्रत का केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं अंग्रेजी में। तो व्रत का केंद्र, ये जो निश्चित बिंदु है इसको हम ओ नाम दे रहे हैं। तो ये पहला हो गया व्रत का केंद्र, सेंटर कहते हैं इसको, ये हो गया ओ। उसके बाद बच्चों आती है त्रिज्या। तो त्रिज्या हो गई वो निश्चित दूरी। वो जैसे हमने यहां पे जब व्रत बनाया था तो 2 सेंटीमीटर ली थी। तो अब हम केंद्र से व्रत की जो परिसीमा है, ये जो व्रत की परिसीमा है बच्चों इसको परिधि कहा जाता है, सरकमफ्रेंस। तो व्रत की जो परिसीमा है केंद्र से अगर इसको मिला दिया जाए तो ये जो हमें रेखाखंड प्राप्त हुआ है ओए, यही बच्चों व्रत की त्रिज्या है, रेडियस कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और अगर हम एक और बिंदु परिधि पे लेके मिला दे ओ बी, ये भी त्रिज्या है। एक और बिंदु लेके मिला दी जाए तो ये भी त्रिज्या है। और अगर हम देखें इसको तो ये सारी बराबर हैं। तो यहां पर एक टर्म निकल के आया, देखिए सब ये लगभग 4.5 सेंटीमीटर की नाप के बनाई हमने दिखाई आपको। तो त्रिज्या की परिभाषा आप कैसे नोट करेंगे कि व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और दूसरी बात त्रिज्या की विशेषता क्या है ये सब आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, कि एक ही व्रत की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, अर्थात बराबर होती हैं। अर्थात यहां पर ओ ए बराबर ओ बी होगा और बराबर ओ सी होगा। अब तीसरा टर्म आया बच्चों जीवा। इसको मतलब बोलते हैं कॉर्ड, CHORD। तो कॉर्ड या जीवा क्या होता है, व्रत की परिधि पर स्थित कोई भी 2 बिंदु आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने व्रत की परिधि पर एक बिंदु ABC हो चुका है, मान लीजिए D ले लिया और E ले लिया और हमने DE को मिला दिया। तो व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को आप मिला देंगे तो जो रेखाखंड मिलेगा इसको बोलेंगे जीवा। परिभाषा क्या हुई कि व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाता है। अच्छा, अब देखिए जरा, जीवा के बाद अगला टर्म क्या है, व्यास। तो अब अगर हम 2 बिंदु ऐसे लें बच्चों व्रत की परिधि पर और उनको मिलाएं, और जो मिलाने वाला जो जीवा है वो अगर केंद्र ओ से होकर जाए, देखिए जरा यहां पे हमने E हो चुका है, मान लीजिए F ले लेते हैं और G ले लेते हैं। तो ये जो FG बच्चों वैसे क्या है, FG तो एक जीवा है। जीवा की परिभाषा हमने इसके पहले बताई है कि परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को आप मिला देंगे तो जो रेखाखंड प्राप्त होगा उसको जीवा कहेंगे। तो अब एक ऐसी जीवा बनाइए जो व्रत के केंद्र से होके जाए। तो बच्चों इसी को बस व्यास नाम दे दिया गया है। तो जीवा व्यास और कुछ नहीं है, बस एक ऐसी जीवा है जो व्रत के केंद्र से होकर जा रही है। तो आप क्या कहेंगे, व्यास की परिभाषा कि ऐसी जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाए व्यास कहलाती है। अब व्यास की बहुत सारी विशेषताएं भी हैं कि व्यास व्रत को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये आप देख ही रहे होंगे। आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, कागज का व्रत बनाइएगा, फोल्ड कर दीजिएगा सेंटर लाइन, तो वही सेंटर लाइन व्यास हो गई। तो व्यास व्रत को 2 भागों में बांट रहा है। परिभाषा क्या है कि वो जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है उसको हम व्यास कहते हैं।
एक व्यास की खासियत और है कि आपसे प्रश्न करा जाए कि भाई वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताइए, तो वो भी बच्चों व्यास होगी। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपने वृत्त बनाया और ये मान लीजिए ए बी व्यास है और ये केंद्र से होकर जा रहा है। इसके अलावा आप कोई भी जीवा बनाइए, देखिए जरा ऊपर नीचे जो भी बनाएंगे वो सब व्यास से छोटी बनेंगी। तो जीवा सबसे बड़ी वृत्त की क्या कहलाती है? व्यास। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है खाली स्थान में कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को खाली स्थान कहते हैं, तो आपको क्या बनना होगा? उसमें व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? व्यास। परिधि तो हम बता ही चुके हैं पहले आपको, वृत्त की जो परिसीमा है वही वृत्त की परिधि है। एक वृत्त बच्चों किसी समतल को 3 भागों में बांटता है। कोई भी वक्र समतल को 3 भागों में बांटता है, एक उसका बहिर्भाग, एक उसका अंतः क्षेत्र और एक वो खुद परिधि उसकी या उसकी परिसीमा। तो 3 भाग होगा, ये बहिर्भाग, अंतः भाग और उसकी परिसीमा। तो परिसीमा ही परिधि कहलाती है, वक्र की परिसीमा। यहां पे कौन सा वक्र हम लोग पढ़ रहे हैं? वृत्त पढ़ रहे हैं, तो वृत्त की परिसीमा ही उसकी परिधि है। अब परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अब आता है अगला टॉपिक, त्रिज्यखंड। इसको बोलते हैं सेक्टर अंग्रेजी भाषा में। तो त्रिज्यखंड नाम से ही स्पष्ट है कि अगर कोई भी हम 2 त्रिज्याएं ले लें वृत्त की, और उन 2 त्रिज्याओं और वृत्त के चाप द्वारा घिरा क्षेत्र, चाप अच्छा समझ लीजिए, परिधि का ही कोई भाग चाप कहला सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है और ये पूरी इसकी परिधि है, इसका एक टुकड़ा निकाल लें हम, ये मान लीजिए ए बी, तो ये चाप ए बी हो गया। इसको इस तरह से लिखा जाता है, ए बी के ऊपर एक ऐसा गोला बना देंगे, तो ये मतलब हो गया चाप। अगर ये चाप अर्धवृत्त से छोटा है तो इसको बच्चों लघु चाप कहेंगे, और अगर ये चाप अर्धवृत्त से बड़ा है तो इसको दीर्घ चाप कहेंगे। तो लघु चाप को लिखने के लिए आगे कुछ नहीं लिखना पड़ता, ए बी लिख दिया हमने। अगर आपसे कहा जाए कि भाई दीर्घ चाप लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? बस दीर्घ चाप आगे लिखना पड़ेगा आपको। तो आपने लिखा दीर्घ चाप ए बी, तो इसका मतलब हम इस वाले चाप की बात कर रहे हैं। तो दीर्घ चाप बच्चों अर्धवृत्त से बड़ा होगा। अर्धवृत्त क्या था? व्यास। परिधि को 2 भागों में बांट रहा है, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, दोनों ही अर्धवृत्त कहलाते हैं। तो ये तो हो गया लघु चाप और दीर्घ चाप के बारे में। इसको बताना इसलिए जरूरी था कि हम त्रिज्यखंड बता रहे हैं आपको, तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब त्रिज्यखंड क्या है उसको देख लीजिए जरा। हमने क्या किया? वृत्त का केंद्र लिया और केंद्र से कोई भी 2 त्रिज्याएं बना दी। तो अब इन 2 त्रिज्याओं, मान लीजिए ओ ए और ओ बी 2 त्रिज्याएं हैं। अब इन त्रिज्याओं और संगत चाप से जो घिरा क्षेत्र है, रीजन, REGION, इसी रीजन को बच्चों हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। और अगर ये चाप लघु चाप है और लघु चाप और संगत त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड, तो इसको बोलेंगे हम लोग लघु त्रिज्यखंड। मतलब अब यहां से बात निकल के आ रही कि त्रिज्यखंड 2 प्रकार के हो गए, एक लघु त्रिज्यखंड और दूसरा क्या होगा बच्चों? हमने चाप कैसे पढ़े थे? लघु चाप और दीर्घ चाप। तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, इसको अंग्रेजी भाषा में सेक्टर बोलते हैं, और लघु त्रिज्यखंड मतलब माइनर सेक्टर। और उसी प्रकार से ये वाला जो त्रिज्यखंड है ऊपर वाला, इसको हम क्रॉस लाइन से व्यक्त करे दे रहे हैं, तो ये वाला जो ऊपर वाला त्रिज्यखंड है इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। आपसे पूछा जाए कि भाई दीर्घ त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या है, तो आप बताएंगे दीर्घ चाप और संगत त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये पोर्शन है दीर्घ त्रिज्यखंड वाला। चलिए अब अंतिम टॉपिक बचा है वृत्तखंड, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो वृत्तखंड क्या है? तो वृत्तखंड का मतलब हुआ बच्चों की जीवा और चाप द्वारा घिरा क्षेत्र। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में बस यही अंतर है, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में बस यही अंतर है कि त्रिज्यखंड क्या था? त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्र। वृत्तखंड क्या होगा? जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र। मान लीजिए कोई वृत्त है, केंद्र O वाला, हमने यहां पे कोई जीवा AB बना दी, और AB के साथ ये मान लीजिए लघु चाप AB है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, रीजन है, इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड। अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो ये लघु चाप और जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र है, तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। अर्थात ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाएगा लघु वृत्तखंड। और उसी प्रकार से अगर हम ऊपर देखें, ये वाला पोर्शन, ये दीर्घ चाप और जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र है, तो क्या नाम होगा इसका बच्चों? इसका नाम होगा दीर्घ वृत्तखंड।
ये हो गया लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, मतलब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो बच्चों अगली प्रश्नावली अर्थात 4.6 करने के लिए सारी जरूरी चीजें हमने आपको बता दी हैं और इन्हीं के आधार पर आप पूरी प्रश्नावली 4.6 अपनी कर सकते हैं। देखिए एक चित्र बना हुआ है, पहले प्रश्न में वृत्त का केंद्र बताना है, 3 त्रिज्याएं 1 व्यास। तो ये पूरी प्रश्नावली आप हल करके भेजेंगे हमें, और कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आज से आपका समाप्त हो गया बच्चों, धन्यवाद।